अलेक्जेंडर की सेना मार काट मचाती पश्चिम के अलग अलग राज्यों को रौंदती हुई आगे बढ़ती चली आ रही थी और अपने पीछे छोड़ती जा रही थी लाशों के ढेर और बर्बाद बस्तियां। जबकि इधर इस सबसे अनजान चाणक्य के साथ तक्षशिला की ओर बढ़ते हुए अब चंद्रा को घर की याद सताने लगी थी। आचार्य, हमारा गंतव्य अभी कितना दूर और है? हम अब अधिक दूर नहीं हैं चंद्रा। एक आध पहर में हम अपने लक्ष्य पर पहुंच जाएंगे। कितना सुंदर गांव है आचार्य। हाँ, हम तक्षशिला नगरी के अब काफी निकट हैं। इस गांव को पार करते ही तुम्हें नगर की सीमा दिखने लगेगी। आचार्य, क्या हुआ चंद्रा? तुम कुछ उदास लग रहे हो। गांव देखकर घर की याद आ गई। आचार्य, मुझे घर जाना है, माँ और मामा के पास। हम घर कब? तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर मेरे पास नहीं है। क्यों आचार्य? आपके पास तो हर प्रश्न का उत्तर होता है। मैं जिस उद्देश्य से तुम्हें तक्षशिला ले जा रहा हूं, उसके लिए तुम्हें बहुत कठिन साधना करनी होगी और उस साधना की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि तुम घर के मोह को त्याग कर अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। स्मरण रहे कि तुम अपने लक्ष्य से कभी ना भटको। आज तुम्हें घर की सुध रोक रही है, कल तुम्हारे मार्ग में कुछ और आएगा। परंतु स्मरण रखो कि तुम असाधारण हो और इसलिए तुम्हारा आचरण भी असाधारण होना चाहिए, तभी तुम अपने लक्ष्य को पा सकोगे। मैं समझा नहीं आचार्य, किस लक्ष्य की बात कर रहे हैं आप? मनुष्य इस संसार में आकर समाज का अंग बनते हैं चंद्रा, लेकिन उनमें से जो असाधारण होते हैं वो स्वयं के लिए नहीं, समाज और राष्ट्र के लिए जीते हैं। इसलिए तुम्हारा भी ये दायित्व है कि तुम पूरी निष्ठा और कर्मठता से अपने कर्तव्य का निर्वाहन करो और ये तुम्हें करना ही होगा। मैं अभी नहीं समझ पा रहा हूँ आचार्य कि आप क्या कह रहे हैं। मुझे कौन सा दायित्व पूरा करना है? तुम भविष्य में जो कार्य करोगे वो तुम्हारे घर और परिवार से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। अभी के लिए तुम्हारा इतना जानना पर्याप्त है। शेष तुम समय के साथ साथ स्वयं जानते जाओगे। तो अब घर का विचार त्याग कर वो करो जो मैं कहता हूं। चंद्रगुप्त अभी इतना छोटा था कि उसे घर की याद आना स्वाभाविक ही था, लेकिन जैसे ही चाणक्य को इस बात का आभास हुआ, उसने उसे कर्तव्य परायणता और निष्ठा का पाठ पढ़ा दिया। गाड़ी अपनी गति से चल रही थी और चंद्रा चुपचाप बैठा नजारे देखता हुआ कुछ सोच रहा था। और कुछ पहर की यात्रा के बाद चंद्रगुप्त को एक सुंदर नगर दिखाई दिया। हे ईश्वर, कितना भव्य और कितना विशाल! ऐसे नगर तो मैंने कथाओं में सुने थे आचार्य। ये तो अद्भुत है। मुझे खुशी है कि तुम्हें ये नगर अच्छा लगा। हाँ, बहुत आचार्य। परंतु नगर तो आ गया, अब हम कहाँ जाएंगे? बस पहुंचने ही वाले हैं। तुम बैठकर नगर का आनंद लो। और हाँ, अब हम नगर में आ गए हैं। मैं हर समय तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, इसलिए तुम्हें उन सभी विलासिता और वस्तुओं से दूर रहना होगा जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से भटकाती हो। कठिन साधना ही सफलता का मूल मंत्र है। स्मरण रखोगे मेरी ये बात? अवश्य आचार्य। इतना सुंदर नगर मैंने इससे पहले कभी सुना भी नहीं। सुंदर भवन, सुंदर और स्वच्छ सड़कें और ऐसी ऐसी वस्तुएं कि कितना अच्छा होता यदि माँ भी मेरे साथ होती। बस चंद्रा, ये रहा तुम्हारा लक्ष्य। हे ईश्वर, इतना विशाल! ये तो अपने आप में किसी नगर जैसा है। आचार्य, क्या नगर के भीतर भी कोई नगर होता है? हाँ, तुम इसे नगर भी कह सकते हो, क्योंकि यहाँ संसार भर से छात्र शिक्षा लेने आते हैं और इस नगर का नाम है
तक्षशिला विश्वविद्यालय। अच्छा, तो यही है वो स्थान जहाँ आप बालकों को शिक्षा देते हैं? हाँ, यही वो स्थान है। अच्छा सुनो, भीतर प्रवेश लेने से पहले मुझे तुमसे एक वचन चाहिए। कैसा वचन आचार्य? चंद्रा, मुझे वचन दो कि तुम मन लगाकर अपनी शिक्षा पूरी करोगे। वचन दो कि तुम अपने कर्तव्य को सबसे ऊपर रखोगे, व्यक्तिगत मोह और भावनाओं से उठकर सत्य और तर्क के मार्ग पर चलोगे और आचार्यों का हर आदेश मानोगे। मैं वचन देता हूँ आचार्य, मैं वचन देता हूँ। यशस्वी भव। हाँ भाई, बस यहीं रोक देना। तो चलो चंद्रा, उठो। लो भाई गाड़ीवान। आओ चंद्रा, भारतवर्ष के सबसे विशाल और महानतम विश्वविद्यालय में तुम्हारा स्वागत है। अब तुम बिल्कुल चुपचाप रहना। जब मैं बोलने को कहूं तभी बोलना। प्रणाम कुलपति जी। प्रणाम आचार्य। आप यहाँ कहाँ थे इतने दिन? क्षमा चाहूंगा कुलपति, अचानक किसी आवश्यक कार्य से बिना किसी पूर्व सूचना के आया हूं। कैसी बात करते हैं आचार्य, आप जैसे परम ज्ञानी के लिए तो इस विश्वविद्यालय के द्वार सदैव खुले हैं। कहिए, किस आवश्यक कार्य से आना हुआ आपका? एक रत्न चुनकर लाया हूं कुलपति, वो रत्न जिसे यदि उचित प्रकार से तराशा गया तो एक दिन भारत माता का आभूषण बनेगा। रत्न से आपका क्या तात्पर्य है आचार्य? ठहरिए, आपकी भेंट कराता हूं। चंद्रगुप्त, भीतर आओ। ये चंद्रा है। चंद्रगुप्त, मैं इसे शिक्षित करना चाहता हूं और आपसे विनती है कि इसे यहां के छात्र के रूप में स्वीकार करें। यदि आप कहते हैं आचार्य, तो निस्संदेह कुछ अद्भुत होगा इस बालक में। तो बालक चंद्रगुप्त नाम है तुम्हारा? हाँ। आचार्य चाणक्य से पहले तुम्हारे आचार्य कौन थे? हाँ। बोलो चंद्रगुप्त, उत्तर दो। मेरा कभी कोई आचार्य नहीं रहा। आचार्य जी ही मेरे पहले आचार्य हैं। अच्छा, तो यदि तुम्हें चुनाव करने की अनुमति दी जाए तो तुम यहाँ क्या विषय पढ़ना चाहोगे? विषय तो मैं नहीं जानता, पर ये जानता हूँ कि जो आचार्य पढ़ाएंगे वही मेरे लिए पर्याप्त होगा। बड़ा आज्ञाकारी बालक है। आओ चंद्रगुप्त, आज से तुम इस विश्वविद्यालय के छात्र हुए। आचार्य चाणक्य, आप जब चाहें चंद्रगुप्त की शिक्षा आरंभ कर सकते हैं। आपका कोटि कोटि आभार कुलपति जी। चंद्रगुप्त। प्रणाम कुलपति महोदय। आयुष्मान भव। बहुत भाग्यशाली हो कि तुम्हें आचार्य चाणक्य की सानिध्य मिली है। कुलपति जी, आपसे कुछ आवश्यक चर्चा करनी है। हाँ, कहिए। अच्छा चंद्रा, तुम यहीं रुको। हम विश्वविद्यालय में तुम्हारे प्रवेश की औपचारिकता पूरी करके आते हैं। जी आचार्य। कुलपति जी, क्या हम भीतर चलकर चर्चा? हाँ, क्यों नहीं, आइए आचार्य। कहिए, ऐसी क्या बात है जो आप उस बालक के सामने नहीं कहना चाहते थे? कुलपति जी, मैं चाहता हूं कि चंद्रा की शिक्षा का आरंभ शस्त्र विद्या से किया जाए। ये कैसे संभव है आचार्य? आप तो जानते ही हैं कि हमारे यहाँ पाठ्यक्रम पहले से ही तय है, जिसमें शास्त्रों के बाद ही शस्त्र शिक्षा प्रारंभ होती है। जानता हूं, इसीलिए आपसे चर्चा करने आया हूं, और मेरा ऐसी मांग करने का भी एक कारण है। क्या मैं उस कारण को जान सकता हूं? ये बालक पहले से ही धनुर्विद्या में कुशल है। अब हमें इसको पारंगत बनाना है। और फिर ये व्याध का पुत्र है, वनों में रहता आया है, तो शस्त्र शिक्षा में इसका मन भी लगा रहेगा। और रही शास्त्रों की शिक्षा, तो मैं स्वयं समय निकाल कर इसे शास्त्रों का ज्ञान दूंगा। इससे अधिक समय भी नहीं लगेगा। और
आशा है आप मेरी इस मांग को स्वीकार करेंगे। आचार्य, मुझे नहीं पता कि आप इस बालक को युद्ध कला में इतना पारंगत क्यों बनाना चाहते हैं, लेकिन मुझे आपकी ये मांग स्वीकार है। तो आप जैसा चाहते हैं चंद्र की शिक्षा वैसी ही होगी। धन्यवाद कुलपति जी। शिक्षा आज से ही प्रारंभ करनी है, तो अब आपकी आज्ञा चाहूंगा। प्रणाम। आचार्य चाणक्य, मैं आपको कभी समझ नहीं पाता, पर हाँ, यदि आप इस वनवासी बालक पर अपना समय लगाने को तैयार हैं, तो अवश्य ही कुछ विशेष होगा इसमें। ओम शांति शांति शांति।